चैप्टर 5 नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ऐसे कोशिका द्रव्य अंगक जो पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं ये प्लास्टिड होते हैं। ये प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट और सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इनका काम होता है वसा, प्रोटीन और स्टार्च को संग्रहित करना, ठीक है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनमें एक क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसी के कारण पौधों का कलर कैसा होता है, हरा होता है। और आपको पता ही है पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो होती है उसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें परतों जैसी स्ट्रक्चर होती है बहुत सारी, इसे आप ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे आप स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में हम इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो इस तरह से ये है प्लास्टिड दो प्रकार के हुए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और हाँ, प्लास्टिड जो होता है इसमें अपना खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रसदानियां। देखो रसदानियां जो होती है ये क्या करती है, इनका काम भी इस तरह से होता है कि इसके अंदर या तो ठोस पदार्थ या कोई तरल पदार्थ क्या होता है, संग्रहित होता है। तो ये ठोस और तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियां कहलाती है। रसदानियां जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। और जो पादप कोशिकाओं की रसदानियां होती है उनमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। और ऐसी रसदानियां जो होती है वो पादप कोशिकाओं को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है। ये रसदानियां जो होती है इनमें बहुत सारे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि एमिनो एसिड, कार्बनिक एसिड, कुछ प्रोटीन वगैरह संग्रहित रहते हैं। और कुछ जैसे अमीबा की अगर आप बात करो तो अमीबा जो होता है उसकी रसदानी के अंदर उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। जबकि कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें विशिष्ट रसदानियां होती है जो उनके शरीर के अतिरिक्त जल को बॉडी से क्या करती है, बाहर निकालती है। और बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। तो इस तरह से रसदानियां जो होती है वो विशिष्ट होती हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका विभाजन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कोशिका विभाजन कहते किसे हैं। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। दूसरा यह है कि कोशिका विभाजन क्यों होता है। तो कोशिका विभाजन होने के कारण जो है वो तीन है। पहला है कि कोशिका विभाजन जो होता है वो इसलिए होता है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है वो जब मृत हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उन पुरानी कोशिकाओं को क्या करते हैं, उन कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं लेनी पड़ती है। क्योंकि कोशिका जो होती है हमारे शरीर में बहुत आवश्यक काम करती है, बहुत जरूरी काम करती है। तो कोशिकाएं जो होती है पुरानी कोशिकाओं, मृत कोशिकाओं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह लेने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोशिका विभाजन होता है। दूसरा यह है कि कोशिका विभाजन जो होता है
वो हमारे ऊतकों की और अंगों की वृद्धि के लिए होता है। ग्रोथ, हमारे शरीर में जो ग्रोथ होगी कैसे होगी, हमारे अंगों की वृद्धि होगी, हमारे ऊतकों की वृद्धि होगी। तो उन सब की वृद्धि के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कोशिका विभाजन होता है। और तीसरा है युग्मक जनन के लिए। पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये युग्मक होता क्या है। युग्मक जनन के लिए देखो, हम आसपास जितने भी जानवर, इंसान, पौधे आपने देखे होंगे, वो अपने माता पिता से बनते हैं। यानी कि एक पीढ़ी, एक माता पिता अपनी संतति बनाता है, संतति से फिर आगे और दूसरी पीढ़ियां बनती है। यानी कि आप जितने भी जानवर देख रहे हैं वो एक जानवर से दूसरा जानवर बना है, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे बनती है, कैसे माता पिता से संतति बनती है, इस प्रोसेस में पहले युग्मक का निर्माण होता है। कैसे, जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल लो कि एक माता है और पिता है। तो माता की जो जनन कोशिकाएं होती है, उनमें जब कोशिका विभाजन होता है तो मादा युग्मक बनता है। इसको क्या कहते हैं आप, मादा युग्मक बनता है। और पिता की जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा तो क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक जिसको आप अंडा कहते हैं, और नर युग्मक जिसको आप शुक्राणु कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, निषेचन होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप जो होती है, वैसे तो युग्मनज बनता है, या आप हायर क्लासेस में जाके देखेंगे, लेकिन निषेचन के फलस्वरूप नई संतति बनती है। जो कोशिका होती है वो आगे जाकर क्या बनाती है, नई संतति बनाती है। तो इस तरह से युग्मक जो है वो माता पिता से संतति बनने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो युग्मक जनन के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है वो इन दो रीजन के लिए होता है, क्षतिग्रस्त और पुरानी मृत कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए और ऊतकों और अंगों की वृद्धि के लिए। यानी कि समसूत्री विभाजन शरीर के कायिक अंगों में या कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन हमेशा कहाँ होता है, कायिक कोशिकाओं में। कुछ कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित होती है शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए। तो इस तरह का विभाजन क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो युग्मक निर्माण के लिए जो विभाजन होता है, युग्मक जनन के लिए जो विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें युग्मक बनते हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, और इन युग्मकों का जब निषेचन होता है तो नई संतति बनती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और यह अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, ये शरीर के सभी कोशिकाओं में नहीं होकर केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जबकि समसूत्री विभाजन शरीर की सभी कायिक कोशिकाओं में होता है। दूसरे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में यह अंतर है कि समसूत्री विभाजन में जब एक कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाएं बनाती है, तो वो दो कोशिकाएं इस कोशिका की समरूप होती है, यानी कि हूबहू एक जैसी होती है। यानी कि इस कोशिका में मातृ कोशिका, इसको क्या कहते हैं हम, मातृ कोशिका। और जो नई कोशिकाएं बनती है इनको हम कहते हैं संतति कोशिका। तो मातृ कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वही कोशिका संतति कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका से जो संतति कोशिकाएं बनती है वो समरूप होती है, मातृ कोशिका के समान होती है, और मातृ कोशिका के समान ही संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी होती है। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कि यहाँ गुणसूत्र कितने हैं, 4 हैं, तो इससे दो नए कोशिकाएं बनेगी, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 होगी। अगर आप मनुष्य का एग्जाम्पल लें तो याद रखो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो यदि कोई कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो ये कोशिका अगर विभाजित होगी तो दो नई कोशिकाएं बनेगी, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 ही होगी। तो ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा, समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन क्यों होता है? ताकि हमारी शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहे? समान ही रहे, इसलिए समसूत्री विभाजन होता है। दूसरा ये कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब मातृ कोशिका से संतति कोशिका बनती है तो एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है। यहाँ एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बना रही थी समसूत्री विभाजन में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका जब विभाजित होती है तो 4 नई कोशिकाएं बनती है और उन चारों नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधी होती है। यानी कि सपोज अगर आप मनुष्य का ही एग्जाम्पल लें तो 46 की क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो 4 नई बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी इसकी आधी यानी कि 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? 46 जो होती है वो एक युग्मक माता से आता है और एक कहाँ से आता है? पिता से आता है। तो 46 हुआ। यहाँ पर क्या होगा? ये 46 का हाफ हो जाएगा 23। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, 23 रह जाएगी अगर आप 46 से स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, तो ये है अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, क्यों ऐसा होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि माता में गुणसूत्र की संख्या 46 है, पिता में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जब ये युग्मक बनाएंगे तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 23। इसके नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 23, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये मादा युग्मक और नर युग्मक मिलेंगे तो 23 और 23 मिलकर वापस कितने हो जाएंगे? 46। यानी कि जो संतति बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से किसके जैसी हो जाएगी? माता और पिता के समान हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता कि ये सेम ही रहती तो 46 संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती? जस्ट डबल हो जाती माता पिता से। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो माता पिता के समान ही गुणसूत्रों की संख्या संतति में भी हो, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यह है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व।